अब स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का। किसी को कोई भी डाउट होता है यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल आंसर योर क्यूरीज। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा रिकैपिचुलेशन, अभी कोई ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया ना तुम लोग को? एकदम कंफर्टेबल हो तो स्टार्ट कर सकते हैं ना अभी? हाँ, हाँ भैया, हाँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक है ना, जो जो बच्चे क्लास किए हैं नहीं किए हैं उन सब के लिए मैंने पहले से बोल के रखा, क्योंकि मैं एकदम वापस से चिकना चुपड़ा बात 5 मिनट में अपना ख़त्म करूँगा जो आज तक मैं पढ़ाते आया हूँ। ठीक है, देखो कोई भी डाउट होता है पूछ लेना, क्योंकि मैं ईयरफोन निकाल रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखो हमने अभी तक क्या जाना, हमने अभी तक ये जाना कि ये है मेरा लट्टू, ये है मेरा बल्ब। ठीक है, क्या है ये मेरा बल्ब। इस बल्ब से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है और ये इस मेटल पे पड़ रहा है। इतना हमने जाना। इस बल्ब का जो रेडिएशन था उसमें जो रेस थी वो पैरेलल थी, और उस रेस के अंदर में क्या था, फोटोन था। क्या था, फोटोन था। हमने फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक को जाना। फोटोन का कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या जाना कि फोटोन का क्या होता है, मास होता है, फोटोन का मोमेंटम होता है, फोटोन के पास एनर्जी होता है। फोटोन क्या होता है, एक सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी है, एकदम स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। उसका एनर्जी जो होता है उसके फ्रीक्वेंसी के बरोबर। अब जो मैंने ग्रुप में तुम लोगों को एक वीडियो भेजा था और बोला था स्ट्रिंग को इमेजिन करना, तो कैसे वो वाइब्रेट कर रहा है उस तरीके से अगर तुम देखा जाए तो वेव थ्योरी क्या कहती है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है, हमारा जो ये पूरा बॉडी है ना, ये पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रिंग से बना हुआ है। मतलब मैं मैटर हूँ ही नहीं, मैं तो क्या हूँ, बहुत सारे वेव्स हूँ। मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, वैसे ही वेव्स हूँ। मतलब मेरे अंदर इनफाइनाइट वेव्स का वैसे वैसे रेडिएशन है। अगर एनसीईआरटी तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास का केमिस्ट्री में, तो एनसीईआरटी बहुत ब्यूटीफुली उस चीज़ को लिखती है कि जो तुम अपने आंखों के सामने कार देख रहे हो वो कार नहीं है, वो क्या है, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो क्या हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई और कार के फॉर्म में आ गई। लेकिन अगर तुम उसी को एकदम माइन्यूट लेवल पर जाके देखोगे तब तुम्हें क्या दिखेगा, उसका स्ट्रिंग दिखेगा। मतलब अगर तुम मेरा हाथ देख रहे हो एकदम अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में, तुम्हें क्या दिखेगा, उससे भी छोटा पिक्चर में तुम्हें दिखेगा मल्टीपल इनफाइनाइट थ्रेड्स। उसी थ्रेड्स को कॉम्पैक्ट करके मेरा पूरा शरीर बना, जो मैंने वीडियो भेजा था इमेजिन करने के लिए। तो वैसे ही क्या है, बल्ब से क्या निकल रहा है, रोशनी निकल रही है। वो रोशनी मेरे मेटल के सरफेस पर जाती है और मेटल के सरफेस से क्या निकलवा देती है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा देती है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप इजेक्ट हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसको फोटोन से मिलेगी। इलेक्ट्रॉन को फोटोन से एनर्जी मिल गई, कुछ एनर्जी वो अपना बॉन्ड तोड़ने में खर्च कर देता है और बाकी एनर्जी से वो बाहर निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट फ्लो होता है, वो करंट को भी हमने देखा था और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू हमने जाना था। यहाँ पे हम 3 टर्म्स के बारे में पूरे मॉडर्न फिजिक्स में चर्चा करते हैं। वो टर्म्स है इंटेंसिटी, वो टर्म है फ्रीक्वेंसी, वो टर्म है वेवलेंथ और वो है स्पीड। ये कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में इसी का कुल मिलाकर गोल मोल गेम चलता रहता है। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी मतलब होता है लट्टू की ब्राइटनेस। जैसे ये तुम्हारे सामने बल्ब है, इस बल्ब की क्या एक ब्राइटनेस है। अगर तुम्हें ये इमेजिन नहीं हो पा रहा है, तुम एक काम करना, तुम्हारे आंखों के सामने जो भी बल्ब है, ओके, तुम्हारे आंखों के सामने जो भी बल्ब है उस बल्ब को तुम देखना। जब तुम बल्ब को देखोगे तो क्या होगा, अगर बल्ब का धीरे 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 ब्राइटनेस बढ़ रहा है तो तुम्हारा भी आँख धीरे 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 बंद होने लगेगा। राइट, ये होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ, बल्ब की रोशनी हुई। अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दूँ इसका मतलब तुम देख नहीं पाओगे। अगर मैं बल्ब की पावर को बढ़ा दूँ, पावर बोले तो इंटेंसिटी को बढ़ा दूँ, तो तुम क्या देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसमें से अब पहले से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे होंगे। वो पहले से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे वो मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे और मेटल के सरफेस से पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। समझ में आ गई ये बात। तो कुल मिलाकर अभी तक का कंक्लूजन हम देखें तो जो इंटेंसिटी होती है ना, हमने कुल मिलाकर अभी तक क्या देखा कि जो इंटेंसिटी होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाती है, हमने ये देखा। हमने और क्या देखा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होना बढ़ा नहीं पाती है। क्यों नहीं बढ़ा पाती है, यस,
तो हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा नहीं पाती। क्यों नहीं बढ़ा पाती? क्योंकि अगर मैं फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दूँ, इसका मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वो किस पे स्ट्राइक कर रहा होगा, मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा होगा, और अगर ज़्यादा एनर्जी से स्ट्राइक कर रहा होगा तो खाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने अभी तक यही देखा, कुल मिलाकर यही बात अभी तक हमने देखा। आज हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे और आज हम लोग आइंस्टाइन का वो इक्वेशन समझेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था रिकैप। रिकैप जो था, अब इसके बाद कुछ कुछ चेंजेस है जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। पहले मैंने बता दिया वैसे, खैर, लेकिन देखते हैं एक बार वापस से। देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने वही पोटेंशियल का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का अगर ग्राफ बना रहा हूँ, तो मैंने बताया था जब मैं पोटेंशियल VAC, जो मतलब एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल है उसको VAC से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसे मैंने क्या बताया था कि जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है कि जैसे जैसे तुम पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे करंट जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट, IS बोलते हैं। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। अच्छा, इसके बारे में मैंने ये बताया था कि अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूंगा तो करंट क्या होगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि कुछ अमाउंट में हल्का फुल्का चेंज होता है, इस चीज को मान के चलना, ठीक है, एकदम रिजिड नहीं बनना है। तो अगर मैं उसी चेंज को अगर दिखाना चाहूँ तुम्हारे सामने अलग अलग फ्रीक्वेंसी से, देखो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। दिख रहा है ये क्या बनाया मैंने, दो कर्व बनाया, एक ब्लू कलर से डॉटेड बनाया, एक ब्लैक कलर का लाइन बनाया। ये जो ब्लू कलर से डॉटेड बनाया ये एक फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल म्यू 2, और ये एक फ्रीक्वेंसी है, मान लो जो भी मान लो गामा 1 ले लो, और ऊपर में क्या है, गामा 2, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। देखा जाए तो ये ओवरऑल जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है, जो हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा था। क्या देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, या म्यू 1 ले लो या म्यू 2 ले लो, इंटेंस जो करंट होती है और जो पोटेंशियल होता है उसका ग्राफ जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो थोड़ा सा देखो जो करंट है ना, मेरे को ट्रांजिएंटली, वो ट्रांजिएंटली करंट का वैल्यू कुछ बढ़ता है, लेकिन देखा जाए तो जो सैचुरेशन करंट है उस पर कोई चेंज नहीं आता, वो लगभग लगभग बरोबर होता है। ठीक है, देखा जाए तो जो म्यू 2 है, ये म्यू 2 क्या कर रहा है, इसका करंट ज़्यादा है, इसका मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो ये वायलेट कलर का रेडिएशन है, और ये म्यू 1 जो है ये रेड कलर का रेडिएशन है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Maybe. एनीवन? जस्ट रेज योर थंब इफ इट इज क्लियर, आई विल प्रोसीड। ठीक है, ओके। नाउ कोई भी डाउट हो बाबू पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि इधर नहीं पूछोगे फालतू में टॉपिक बेस करके कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या देखना है, कुछ कंक्लूजन्स को हमने देखना है। वो कंक्लूजन्स मैं तुम्हारे सामने आंखों के सामने फटाफट रख देता हूँ। बट बिफोर कंक्लूजन्स एक और चीज़ देख लो। मैंने ना, याद है तुम्हें, एक स्टॉपिंग वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझाया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की Okay, मैक्सिमम याद काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी ज़ीरो हो जाती है। मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, और मैंने जब स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाया था तो मैंने क्या बोला था, इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जहाँ पे जो करंट होता है वो करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। बताया था कि नहीं बताया था? तो इसी ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रख दे रहे हैं। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड डाउन नीचे कर दे रहे हैं। देखो नीचे की तरफ कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे तुम सब बताओ, लास्ट क्लास का तुम कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होता है, धक्का मारना। मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रहा तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम धक्का मारूंगा, यानी मेरी स्टॉपिंग वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ताकि तभी ना मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोक पाऊंगा। तो अगर मैंने जो फोटोन गिर रहे थे उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एकदम हाई एनर्जी से निकलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टॉपिंग वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो स्टॉपिंग वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो स्टॉपिंग वोल्टेज भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब मैं है ना दो तरीके का रेडिएशन डाल रहा हूँ तुम्हारे आंखों के सामने, देखना, मैं दो तरह का रेडिएशन डाल रहा हूँ। एक रेडिएशन में डाल रहा हूँ तुम्हारा ब्लू कलर का, ले लो, ये रेडिएशन में डाल रहा हूँ ब्लू कलर का, और एक रेडिएशन में डाल रहा हूँ रेड कलर का। मुझे सोच के बताओ क्या होगा, जो रेड कलर वाला होगा उसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है। ब्लू कलर का लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बहुत ज़्यादा। वायलेट कलर का लाइट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और उसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। तो अगर फोटोन जो है वो ब्लू कलर की लाइट डाली मेटल के सरफेस पे, तो क्या होगा, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन भी हाई स्पीड से निकलेंगे, तो उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। देखो ब्लू
लाइट के लिए क्या हुआ, स्टॉपिंग वोल्टेज जो है ब्लू लाइट के लिए क्या है, वो ज़्यादा है, वी एस डैश फॉर द ब्लू कलर लाइट ज़्यादा है, ज़्यादा नेगेटिव है एक तरीके। मैग्नीट्यूड देखना है, मैंने बार बार बोला लास्ट क्लास में, मैग्नीट्यूड स्टॉपिंग वोल्टेज ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है। मैं मानता हूँ -5 जो होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू -10, बट वो थोड़ी कॉन्सेप्ट लगाना है। मैग्नीट्यूड देखना ना, 5 वोल्टेज का स्टॉपिंग वोल्टेज है, ये 10 वोल्टेज का स्टॉपिंग वोल्टेज है। 10 वोल्टेज का देखो क्या उसको रोकने के ज़्यादा चाहिए हमें स्टॉपिंग वोल्टेज, और रेड को रोकने के लिए कम चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने प्लॉट करना है। देखो जब तुम्हारी आंखों के सामने प्लॉट करूंगा तो जो हायर फ्रीक्वेंसी, देख लो मैंने 2 रेडिएशन बनाई थी और दोनों क्या है, लगभग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हैं। मैंने पहले ग्राफ में जो बनाया था 2 फ्रीक्वेंसीज बनाई थी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनाई थी और करंट का ग्राफ देखा था। अभी देखो इसी को मैं एक बार आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखना। और रेड कलर से इसको बना दे रहा हूँ। ये ग्राफ समझ में आ रहा है तुम्हें, ये क्या था, ब्लू कलर या वायलेट मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये वायलेट कलर की रेडिएशन है। वायलेट कलर की रेडिएशन, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने दो, मुझे उससे क्या है, उससे बस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो भी जाएगा तो सैचुरेशन करंट तो क्या है वही रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो स्टॉपिंग वोल्टेज था वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। देखो स्टॉपिंग वोल्टेज वी एस डैश वो बढ़ गया। और रेड कलर से क्या हुआ, देखो रेड कलर से करंट वही है, करंट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो कम हो गया। ये ग्राफ समझ में आ गया क्या तुम लोग को कि नहीं आया? अगर आ गया थम्स अप कर दो, अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो आगे हम लोग खेल खेलेंगे, ठीक है? ओके कुछ कंक्लूजन्स के बारे में देखते हैं। मुझे तुम लोग खाली हाँ या ना में आंसर करना। एट जीरो वोल्टेज करंट इज नॉन जीरो। बोलो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है भैया। बाकी लोग बोलो, बाकी लोग बोलो, ट्रू कुछ है तो भैया। बोलो। ट्रू है, ट्रू ट्रू। एट जीरो वोल्टेज करंट इज नॉन जीरो। ट्रू है, क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो क्या हो रहा है, हर वक्त हो रहा होता है, ठीक है? जिसको नहीं याद है वो अपना कॉपी में देख लेना, मैंने बताया है। ये रेडिएशन है और ये इस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो ज़ीरो, अगर मैं बैटरी का वोल्टेज जीरो भी रख दूंगा तभी भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे होंगे और वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कॉज कर रहे हैं। और ये क्या एक्सप्लेन करता है, सेल्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने लिखवाया है ये चीज़, ठीक है? आगे एक और लाइन मैं तुम्हारे सामने लिखूंगा, मुझे बताना वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। फोटो करंट, ऐसे मैं बता देता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये लाइन क्या है कि जो फोटो करंट होती है ना वो वोल्टेज डिपेंडेंट होती है। इज इट ट्रू और नॉट, मुझे बताओ। फोटो करंट इज वोल्टेज डिपेंडेंट। निखिल सिंह लेफ्ट। हाँ भैया ट्रू है। ओके, फोटो करंट वोल्टेज डिपेंडेंट है, वापस सोच लो। हाँ वोल्टेज डिपेंडेंट है, बट इट इज़ नॉट हाँ है प्रोपोर्शनल। भैया। तो लिख लो, मैं मतलब बता देता हूँ। फोटो करंट इज वोल्टेज फोटो करंट इज वोल्टेज डिपेंडेंट बट नॉट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, समझते हैं इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब ये है, अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूं y इज प्रोपोर्शनल टू x, मैथमेटिक्स अगर मैं तुम्हारे सामने कर दूं, तो जब y प्रोपोर्शनल टू x में तुम्हारे सामने मैथमेटिक्स करूंगा, जब इसको हटाऊंगा तो क्या आएगा, y mx। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, जैसे जैसे मैं x को चेंज करूंगा y भी क्या होगा, वैसे वैसे चेंज होगा। ये ग्राफ क्या इस तरीके से बनता है, y इक्वल टू एम एक्स का। तो अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करते जाऊँगा, मेरा y भी क्या होते जाएगा, चेंज करते जाएगा। यही समझते, इसका मतलब y जो है वो प्रोपोर्शनल है x के। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों प्रोपोर्शनल नहीं है? प्रोपोर्शनल मतलब तो ये होता है ना कि उसके बढ़ाने पर क्या हो रहा है, हमेशा भरना चाहिए था, बट ये पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले तो जीरो पे जीरो नहीं है। दूसरी बात क्या है, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो करंट बढ़ रही है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वोल्टेज को अगर मैं कितना ही बढ़ा दूँ करंट कांस्टेंट रहेगी, इसको सैचुरेशन करंट कहेंगे। तो इसका मतलब वो वोल्टेज पर डिपेंडेंट तो है बट वो प्रोपोर्शनल नहीं। प्रोपोर्शनल नहीं, इसका मतलब साथ साथ नहीं चल रही कि ये जीरो तो ये भी जीरो, ये बढ़ाते जा रहा हूँ तो ये भी सिर्फ बढ़ते ही जा रही है। नहीं, ये बढ़ाते जाऊँगा वोल्टेज को तो ये बढ़ेगी, मानता हूँ बढ़ेगी, बट एक ऐसा मोमेंट आएगा ये क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या ये लाइन समझ में आया सबको?
ये निखिल सिंह क्यों लेफ्ट कर दिया यार, कीड़ा होती है। ओके ये लाइन एक बार और बताइएगा। हाँ देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि दो चीज़ होता है, एक होता है प्रोपोर्शनैलिटी, एक होता है डिपेंडेंसी। जैसे कि तुम अपने फादर के पे डिपेंडेंट हो बट प्रोपोर्शनल नहीं हो। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, डिपेंडेंसी मतलब वोल्टेज के बढ़ाने पे चेंज करने पे फोटो करंट चेंज हो रहा है, कुछ पार्ट के लिए उस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, शुरुआत में भी सपोर्ट करना चाहिए, वो इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब वो इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, बट यहाँ पे तो सब कुछ नहीं है। 0 वोल्टेज था लेकिन फोटो करंट कुछ था मेरे पास, लेकिन जैसे मैंने वोल्टेज को क्या किया, बढ़ाया, तो ठीक है ये बढ़ने लगा, मेरा क्या बढ़ने लगा, वोल्टेज को बढ़ाने फोटो करंट बढ़ने लगा। लेकिन और वोल्टेज को बढ़ाया तो फोटो करंट नहीं बढ़ा। अगर प्रोपोर्शनल होता तो जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाता वैसे वैसे फोटो करंट में भी चेंज आना चाहिए था, साइमल्टेनियस साथ साथ विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे तो कुछ मोमेंट के लिए वो डिपेंडेंट कर रहा है। देखो यही पे तो यहाँ पे ग्राफ में यही तो समझाया कि कुछ मोमेंट के लिए, सिर्फ इस मोमेंट के लिए क्या है, ये वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब वो वोल्टेज पे क्या डिपेंडेंट नहीं है। फिर वोल्टेज तुम कितना ही बढ़ा दो, करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी प्रोपोर्शनल नहीं है, कहने का मतलब ये है। डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट वर्ड मतलब ये होता है एक शॉर्ट इंटरवल के लिए यूज करते हैं, और प्रोपोर्शनल पूरे लाइफ टाइम के लिए यूज करते हैं। तो प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल मतलब सबका साथ सबका विकास। मतलब वी, अगर स्टॉपिंग वोल्टेज जीरो है, करंट भी जीरो मान लो एग्जांपल के तौर पे, इसको बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस में भी चेंज आना चाहिए। एक्स एक्सिस में बढ़ाने पे अगर वाई एक्सिस में कुछ मोमेंट के बाद चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब वो इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, वो प्रोपोर्शनल नहीं है। अब समझ में आया ये चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं? आ गया। अरे ये निखिल को फ़ोन करो, क्या वो क्लास करेगा कि मतलब आगे बढ़ूँ फिर, क्योंकि ये तो बड़ा ख़राब है यार। चलो ठीक है, आगे एक और लाइन। ये एक लाइन तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, बताना स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तुम्हारे सामने खेल खेल रहा हूँ, ये एम्स का फेवरेट क्वेश्चन होता था ये सब एक टाइम पे, ठीक है। वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट को मैं आई एस लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, क्वेश्चन है ये। भैया ट्रू है। सब अपना अपना आंसर बताओ सोच के, भले ही गलत क्यों ना हो। बताओ यार, ऐसे क्या कुछ पाप थोड़ी कर दिया पूछ के। भैया मतलब जब पहले तो प्रोपोर्शनल होता है लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट नहीं पे नहीं, आता है तुम एक टाइम समझ पे। नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये एक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं ये नहीं कर रहा है, इसलिए प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब कि एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए ना, वोल्टेज को बढ़ाने पे करंट भी बढ़ना चाहिए, ट्रेंड फॉलो होना चाहिए, ट्रेंड वर्ड समझना है। डिपेंडेंसी मतलब कि अब तुम अपने फादर से क्या डिपेंडेंट हो, कब तक डिपेंडेंट हो, 20 साल तक डिपेंडेंट हो, 25 साल तक डिपेंडेंट हो, फिर तुम अपना कमाने के लिए निकल जाओगे ना, तुम्हारा रास्ता अलग तुम्हारे बाप का रास्ता अलग। डिपेंडेंसी और प्रोपोर्शनल में फर्क होता है, ठीक है। डिपेंडेंसी मतलब किसी पर डिपेंडेंट होना, मतलब बाप तुम्हारा बोलेगा, फादर तुम्हारे बोलेंगे, बाप गलत वर्ड यूज करना, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो तुम्हें कहेंगे कि सुनो सार्थक ये काम करना है, तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हें करना पड़ेगा जैसे से तुम्हारे फादर बोल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा 25 से जब तुम खुद कमाने लग जाओगे, तो तुम्हारे पापा कुछ भी बोले तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम समझ रहे हो इस चीज़ को। डिपेंडेंसी मतलब एक छोटा टाइम के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया, प्रोपोर्शनल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रोपोर्शनल मतलब पूरे लंबे समय के लिए यूज होता है प्रोपोर्शनल वर्ड, ठीक है। छोटे समय के लिए यूज नहीं होता, जैसे छोटे समय के लिए वर्ड डिपेंडेंसी यूज हो रहा है, एक तरीके से तुम कह सकते हो। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब जब भी बात होती है, टर्म डिक्शनरी में वर्ड है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब ये होता है कि वो हमेशा फॉलो करना चाहिए, हमेशा। अगर हमेशा फॉलो नहीं करे तो उसको आप डिपेंडेंट बोल दो, आप उसको प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। प्रोपोर्शनल कहने के लिए क्राइटेरिया यही है कि उसके बढ़ाने पे इसमें भी चेंज आना चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन चेंज तो आ ही नहीं रहा, तो प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या है, डिपेंडेंट है। एम आई क्लियर विद दिस? तुम अपने फादर के प्रोपोर्शनल नहीं हो, कि तुम्हारे फादर का एज तुम्हारे से प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि उनका एज तुम कभी भी बढ़ा दो आजीवन, तुम्हारा एज भी अगर उनका एज बढ़ा तो तुम्हारा भी बढ़ रहा है।
तुम्हारा एज प्रोपोर्शनल है फादर के, बट तुम्हारा जो इनकम है, समझ गए। समझ गए इस चीज़ को। तो ये बताओ मुझे, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ट्रू है भैया। क्यों ट्रू है True है। बताओ, वाई? क्योंकि एक टाइम पे अगर वोल्टेज हम बढ़ा दिए तो हाँ। करंट तो बढ़ रहा है, बट एक ऐसा टाइम आएगा कि करंट सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद आप बढ़ाइए घटाइए, उससे कोई हाँ। लेना देना नहीं। अगर मैं सैचुरेशन करंट की जगह ये लिख देता फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तुम समझे नहीं क्वेश्चन को? क्वेश्चन नहीं। खेल खेल रहा है, तब स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपेंडेंट है वोल्टेज पे। लेकिन सैचुरेशन करंट मतलब क्या हुआ? सैचुरेशन करंट मतलब ये हो गया कि अब तुमने क्या कर दिया, वोल्टेज को इतना अचीव कर लिया कि इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ेगा। तो वोल्टेज को अगर उसके बाद तुम बढ़ा भी दोगे तो ये सैचुरेशन करंट लिखा है इधर क्वेश्चन में, देखो सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम करंट जो उस सर्किट में हो सकता है, उससे ज़्यादा करंट नहीं हो सकता। वोल्टेज तुम कितना ही बढ़ा दो, फिर कितना ही वोल्टेज बढ़ा दो, फिर तुम समझ रहे हो इस चीज़ को? तो सैचुरेशन करंट लिखा है, सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तुम अगर 10 करो, अगर सैचुरेशन करंट आ गया है तो तुम वोल्टेज को 10 करो, 50 करो, 100 करो, 1000 करो, 10,000 करो, इट डजंट इवन मैटर, इट इज इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया वर्ड क्या है, क्या खेला क्या चल रहा है? ये क्लियर है? हाँ समझ गया। चलो अगर ये क्लियर है तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल नीट में बहुत ट्रेंड में है ये सब चीज़, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो स्टेटमेंट पूछ रहे थे थ्योरेटिकल, बताओ सही है कि नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताओ, एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि एट सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज, सुनना गौर से, एट सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज करंट बिकम्स जीरो and magnitude of this voltage is called stopping or cutoff voltage. Is it true statement or not? अरे यार ऐसे भैया एक बार और रिपीट करिए। अरे मैं वो रिपीट क्या करना है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एट सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज current becomes zero and magnitude of this voltage is called cutoff voltage or stopping voltage. Is it a true statement or not? ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक तरीके से रिवीजन वाला पार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये ग्राफ एक बार लास्ट में ड्रॉ कर दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग को है ना, मतलब वैसा नहीं रहे। अरे क्या हो गया, देखो अगर मैं तुम्हारे सामने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग वोल्टेज को रख देता हूँ तो करंट जो होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, अभी मैंने बताया। ठीक है, ये दो ग्राफ आ गया, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे म्यू1 और म्यू2 लगभग सेम ही होता है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद अगर मैं एक और ग्राफ तुम्हारे सामने बना दूँ, तुम्हारे सामने इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग इंटेंसिटी पे बना रहा हूँ। तो अलग अलग इंटेंसिटी पे जब मैं ग्राफ बनाऊंगा करंट का और स्टॉप VAC मतलब अप्लाइड वोल्टेज का, तो अलग अलग इंटेंसिटी पे तुम्हें ये देखने को मिलेगा ये ग्राफ। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ भैया मानते हो? अरे खैर अर्पित रिप्लाई करा, सार्थक को क्या हो गया भाई? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी को एक मान लो, ये इस वाले लाइन का मान लो, इस वाले लाइन का इंटेंसिटी है I1, इस वाले लाइन का इंटेंसिटी है I2। सार्थक बताएगा मुझे किस लाइन का इंटेंसिटी ज़्यादा है, I1 और I2 में किसका इंटेंसिटी ज़्यादा है? I2 का ज़्यादा। I2 का ज़्यादा है। अगर I2 का इंटेंसिटी ज़्यादा है और I1 का अच्छा मुझे बताओ, स्टॉपिंग वोल्टेज में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं भैया। इंटेंसिटी बढ़ाने पे स्टॉपिंग वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ी नहीं ना, वो तो सेम ही रहेगी। तो इसीलिए क्या, देखो मैंने क्या किया, स्टॉपिंग वोल्टेज जो है वो लगभग जीरो पर सेम पॉइंट पे लेके आया हूँ मैं। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे कर दूँ तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर बड़ी है, समझ में आ रहा है ये ग्राफ क्या है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे कर दूं तो स्टॉपिंग वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, अलग अलग पॉइंट पे। लेकिन अगर इंटेंसिटी वाले को अलग कर दूं तो स्टॉपिंग वोल्टेज सेम पॉइंट पे रहेगा। इज इट क्लियर? चलो अगर समझ में आ गया वेरी गुड।
ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर था। अबे तुम लोग थक तो नहीं गए ना? अब स्टार्ट हो रहा मज़ेदार। ये तो खाली रिकैप। अरे यार एक बार मैं चाहता हूँ कि तुम निखिल को मैसेज कर दो यार। क्या वो आएगा? भैया वो नहीं करना चाहता तो अब तक आ जाता। अच्छा, बड़ा तकलीफ होता है यार। हो सकता है कोई दिक्कत हो सकता है। पूछ सकते हो एक बार कि फिर मैं आगे बढ़ूँ? पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, वो करना चाहता है। पूछो यार, मैं क्यों पूछूँ? मैं पढ़ाऊँगा कि पूछूँगा? पूछ रहे हो ना? मैं वेट कर रहा हूँ अभी कि मैं स्टार्ट करूँ। भैया स्टार्ट हाँ कर भैया। दीजिए। ठीक है, तो देखो, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉप हमने लास्ट क्लास में ना स्टॉपिंग पोटेंशियल तक डिस्कस किया था, राइट? स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें याद होगा आखिरी में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे मैंने क्या बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वोल्टेज होता है जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैंने इक्वेशन भी लिखवाया था, स्टॉपिंग वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस के मैक्स बाई ई। याद है? या के मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ भैया। ई वी एस, ई वी एस, इन्वायरमेंटल साइंसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने लिखाया था। आज मैं तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ, किस किस फैक्टर्स पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है उसको लिख लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एमिटर प्लेट पे। अभी समझाऊंगा। नेचर ऑफ एमिटर प्लेट पे डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता है इसको भी लिख लो। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ कलेक्टर प्लेट, एंड नेचर ऑफ कलेक्टर प्लेट। ये समझाऊंगा अभी। लिख स्टार्ट करो समझाना कि तुम लोग लिख रहे हो अभी भी? किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। थोड़ा पेशेंस दिखाना है। अगर तुम लोग अभी तक झेल गए इसका मतलब आगे अच्छा तुम लोग को समझ में आएगा, ये गारंटी है। आगे एक से एक सवाल है इसमें एक्चुअली। ठीक है, लिख लिया भैया। लिख लिए? चलो बढ़ भैया, अगर लिख लिए तो इसका मतलब क्या है, देखो स्टॉपिंग वोल्टेज जो है, स्टॉपिंग वोल्टेज जो है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे और नेचर ऑफ एमिटर प्लेट को। इसको समझते हैं एक बार। ये वापस से डायग्राम ले लो। देखो, अगर मैं जो लाइट की रेडिएशन डाल रहा हूँ इस प्लेट पे, अगर मैं इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूँ तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की तो उसको रोकने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। समझ रहे हो? तो स्टॉपिंग वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सेकंड, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ये जो एमिटर प्लेट है ना, ये एमिटर प्लेट पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने एक प्लेट है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, उसको हटा के अगर मैंने कोई दूसरा एमिटर प्लेट लगा दिया जो बहुत दिक्कत से इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो मुझे बताओ क्या स्टॉपिंग वोल्टेज चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे बोल हाँ, होगा कि नहीं होगा चेंज? हाँ होगा। क्योंकि अगर मैंने मटेरियल चेंज कर दिया और मान ली ये मटेरियल जो है बहुत ज्यादा एनर्जी खाता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से, तो फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी तो यही खा जाएगा। समझ रहा है? और तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या निकलेगा, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से कम निकलेगा तो स्टॉपिंग वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। उन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए बैटरी बोलेगा अरे यार इतना वर्क नहीं करते हम इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, अब कम ही हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो अगर नेचर ऑफ एमिटर प्लेट पर भी स्टॉपिंग वोल्टेज डिपेंड करता है। तीसरा चीज़, इंटेंसिटी। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी, डबल ट्रिपल चौगुनी कर दी, करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इनकम भी तो बढ़ जाएगी। देखा जाए तो अगर मैंने फोटोन को नंबर को बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ, खाली इलेक्ट्रॉन का नंबर ही बढ़ा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो एज इट इज रही, कंट्री की जीडीपी तो एज इट इज रही। देखा जाए तो क्या होगा, इधर इधर स्टॉपिंग वोल्टेज सेम रहेगा। समझ रहे हो? इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो वही है, खाली नंबर बढ़ गया, करंट बढ़ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, वोल्टेज तो उतना ही लगेगा उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन को। चौथा पॉइंट, ये कलेक्टर प्लेट पे डिपेंड नहीं करता।
यहाँ ले कलेक्टर काम होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। यहाँ पे कलेक्टर तुम कॉपर लगाना है, कॉपर लगा दो, मेटल लगाना, जो मेटल लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रॉन को तो फिर भी वो आएगा ही। समझ रहे हो इस चीज़ को? वो कलेक्टर प्लेट पे डिपेंड थोड़ी करता है इलेक्ट्रॉन, वो तो आएगा ही। अगर अगर उसको फोटोन मिल गई तो वो तो निकलेगा ही सेम काइनेटिक एनर्जी से। कलेक्टर प्लेट का नेचर क्या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करता है क्या? नहीं करता। वो तो एमिटर प्लेट डिसाइड करता है। कलेक्टर प्लेट क्या मतलब? कलेक्टर प्लेट को सिर्फ एक्सेप्ट करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? विक्रम और अमित विक्रम मिश्रा और जितने भी लोग हैं, तुम लोगों को क्लियर है ये चीज़ कि नहीं क्लियर है? और विक्रम कैफ अली कहाँ है? सो गया क्या? नहीं भैया। ये समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या है? आगे चलते हम लोग। हाँ भैया। ओके, तो ये ग्राफ तुम लोग बना लिए ना? वैसे ये दो ग्राफ बनाया है मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख लो। हाँ भैया। अगर नहीं लिखा तो लिख लो। स्टॉपिंग वोल्टेज जो होता है वो लीनियरली इंक्रीज करता है विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, देखो स्टॉपिंग वोल्टेज भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ही लिख लो, इंटेंसिटी को बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन जो होता है वो भले ही बढ़ जाए, लेकिन स्टॉपिंग वोल्टेज एज इट इज रहता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ तुमसे, एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ पूछता हूँ। एम्स का क्वेश्चन है, बताना, मान जाऊंगा अगर बता पाओगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे मैं ना वैक्यूम को ले रहा हूँ। मैंने बताया था बहुत शुरुआत में, मैंने यहाँ पे वैक्यूम को ले रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे वैक्यूम को न लेके यहाँ पे अगर मैंने कोई गैस डाल दी होती, कोई भी गैस, तो मुझे बताओ स्टॉपिंग वोल्टेज में कोई चेंज आता कि नहीं आता? सोच के बताओ। सुनो, अगर मैं यहाँ पे कोई गैस को डाल दे रहा हूँ, तो गैस के पास क्या होता है? पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा इस एमिटर प्लेट से, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कोलाइड कर जाएगा उन एटम से, उन मॉलिक्यूल से। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो स्टॉपिंग वोल्टेज भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम स्टॉपिंग वोल्टेज लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। समझ रहे हैं ना ये चीज़? तो गैस के मॉलिक्यूल्स को इंसर्ट करने से कोलिजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? तुम्हारा स्टॉपिंग वोल्टेज जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द, जो कहना लिख लो कि मीडियम पे। समझ लो इस चीज़ को? अगर वैक्यूम को उठा के अगर मैं इधर एयर लिख दूंगा, या वैक्यूम को उठा के कोई भी अगर गैस लिख दिया पर्टिकुलर, तो स्टॉपिंग वोल्टेज चेंज कर जाएगी। एक AIPMT का क्वेश्चन देता हूँ, कर पाओगे? देखो AIPMT का क्वेश्चन है ये, लिख दे रहा हूँ मैं। AIPMT का क्वेश्चन है, हाँ हाँ हो गया। ये क्वेश्चन है AIPMT का, मैं थोड़ा भद्दा डायग्राम बनाया है, बट स्टिल क्या फ़र्क पड़ता है? तुम भावना तो समझ गए ना? अरे भावना समझ गए ना क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं? ये देखो, ये करंट है, और यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने पोटेंशियल लिख दे रहा हूँ, VP या जो लिखना लिख दो। तुम्हें ये 3 ग्राफ दे रखा था AIPMT में, ABC। ठीक है, तुम्हें कमेंट करना था। कमेंट ये करना था तुम्हें कि किस ग्राफ में करंट जो है, मान लो कि A वाला ग्राफ के लिए करंट IA है, B वाला के लिए IB है, C वाले के लिए करंट ये है। तुम्हें कंपेयर ये करना है, IA IB IC के बीच में रिलेशन बताना है। दूसरा, तुम्हें इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन बताना है, इंटेंसिटी के बीच में। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन, तुम्हें ना फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन बताना है, म्यू ए म्यू बी म्यू सी। इसका मतलब क्या है? देखो AIPMT में ग्राफ दे दिया, और ये कहा कि ये देखो ये 3 तरह से काम कर रहा है, अलग अलग ग्राफ दे दिया। तुम्हें बताना है कि किस ग्राफ में कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा। A वाला का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि B वाला का कि C वाले का, और इंटेंसिटी A वाले का ज़्यादा है कि B वाले का कि C वाले का, ये बताना। इसको भूल जाओ एक बार, ये बताना इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, किस ग्राफ में क्या फ्रीक्वेंसी होगी। बताओ, अपना अपना आंसर बताओ। कंपेयर करना है ज़्यादा और कम, एक ऑर्डर बताना तुम्हें, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, जो तुम्हारे मन में आए। ये क्वेश्चन हार्ड है क्या बहुत? मेरे को तो नहीं लग रहा। नहीं भैया।
उस साल कई बच्चे ये क्वेश्चन कर नहीं पाए थे। भैया ए का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा ना सर भैया, क्योंकि उसका स्पॉटिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। सबसे बी पहले का सी से ज्यादा होता है। हाँ सार्थक क्या बी का सी से ज्यादा होता है। बी का सी कंपेयर करना है मुझे, कंपेयर बताओ, ए बी सी तीनों का कंपेयर करना है, तीनों को लिखना है। ये ए का ज्यादा होगा, बी सी का इक्वल होगा म्यू ए हाँ म्यू भैया। बी म्यू सी फ्रीक्वेंसी। और आई ए आई बी आई सी, इनका रिलेशन मांगना है मेरे को मांगता है। मुझे बताओ क्या लिखूं मैं। हाँ तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सबसे ज्यादा होगा, बी और सी का इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा वाला बताओ। और उसका उल्टा कर देंगे, मतलब क्या बोलते हैं, करंट तो कम हो जाएगा ना। करंट नहीं, मैं इंटेंसिटी पूछ रहा हूँ, इंटेंसिटी करंट नहीं पूछ रहा, ओ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है वो। हाँ। ओ, तीनों इक्वल उसमें नहीं तो कुछ चेंज नहीं आएगा। नहीं आई ए और आई बी का क्या है, ए और सी का सेम होगा और बी आई ए बी का बी से आई ज्यादा बी का सेम है। और आई सी इक्वल का होगा। कम हो जाएगा इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे करंट देखो कम है हाँ ना। आई ए आई बी का हम्म। तो करंट कम है, करंट वो इक्वल पता है ना, होगा। करंट जो होता है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ समझ रहे हो इस चीज को। हाँ भी। क्वेश्चन क्लियर है, ये 50 का हलवा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर नहीं पाए थे। अच्छा एक और चीज़ तुम्हें देता हूँ, देखो एक चीज़ समझना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी समझ में आएगा तुम्हें। इंटेंसिटी का अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो हर में हमेशा मैं पोटेंशियल का ग्राफ बना रहा था, करंट का, इस बार मैं इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ बना रहा हूँ। और करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है। बोल हाँ है ना, लिखाया था, पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा धीरे धीरे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो मुझे बता कि इधर इंटेंसिटी जो करंट है, सैचुरेशन करंट मैं फिर बोला सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के डिपेंडेंट होता है ना, मैंने बताया जितना इंटेंसिटी को ज़्यादा क्या होगा, सैचुरेशन करंट होगा। अरे देख यहाँ पे तो बताया था ग्राफ पे, सैचुरेशन करंट पे जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा सैचुरेशन करंट। आई एस तो सैचुरेशन करंट है, लेकिन इसका ये है, इसका ये है, ये आई एस 1 है, ये आई एस 2 है सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो कुछ भी ले ले तेरे मन में वो तो इंटेंसिटी जो करंट होगी वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है एक तरीके से देखा जाए। तो आई एस 1 बाई आई एस 2 जो होगा वो मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ आई 1 बाई आई 2। बोल हाँ या ना। हाँ तो अगर आई एस 1 बाई आई एस 2, अगर आई 1 बाई आई 2 लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी जो होती है पॉइंट सोर्स के लिए क्या हो जाएगा, D2 बाई D1 का होल स्क्वायर। बोल हाँ या ना। अगर नहीं मालूम, नहीं समझ में आ रहा तो देख एग्जाम में तुझे पता क्या करेगा, जो मैंने एग्जाम मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दिया तुम लोगों को, तुम लोग सॉल्व कियोगे नहीं पता नहीं मुझे। मॉड्यूल में इस तरीके से मैंने क्वेश्चन है, देखो इसमें एक प्लेट लगा दिया और एग्जामिनर ये पूछता है कि ये जो डिस्टेंस है सोर्स का, ये डिस्टेंस देखो, ये सोर्स का डिस्टेंस है, यहाँ पे बल्ब है, अगर मैं इस बल्ब के डिस्टेंस को बढ़ा दूँ, डी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एमिटर प्लेट, बल्ब का डिस्टेंस एमिटर प्लेट से, अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा दूँ तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले डिस्टेंस ये था तो करंट ये था, अब डिस्टेंस को ये करे तो करंट क्या होगा। तो खाली आई एस 2 का वैल्यू तुमसे पूछा, आई एस 1 दे रखा है और ये D2 और D1 दे रखा है, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। हाँ याद है। और अगर मान लो ये पॉइंट सोर्स बल्ब को हटा के अगर कोई लीनियर सोर्स पूछता, तो लीनियर सोर्स के लिए तुम्हें पता है यार, लीनियर सोर्स के लिए इंटेंसिटी जो होती है वो 1/d होती है, मैंने बार बार बताया ये चीज़। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 बाई D1 हो जाएगा, ना कि D2 बाई D1 का होल स्क्वायर। समझ गए इस चीज़ को। और D क्या है, D है डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड इलेक्ट्रॉन एमिटर। अच्छा मुझे बताओ, ये स्टॉपिंग वोल्टेज में कोई फर्क आएगा क्या डिस्टेंस को बड़ा छोटा करने पे। जो बल्ब है पहले बहुत डी डिस्टेंस पे था, बड़ा दूर ले गए, स्टॉपिंग वोल्टेज में कोई चेंज आएगा क्या। नहीं आना चाहिए। क्योंकि इंटेंसिटी में फर्क आया है एक तरीके से, क्योंकि डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे छोड़ाएंगे उससे स्टॉपिंग वोल्टेज तो है कोई फर्क नहीं आता। स्टॉपिंग वोल्टेज तो नाराज नहीं होती, स्टॉपिंग वोल्टेज एज इट इज रहती है, खाली तुम फोटोन कम पहुंच रहे होंगे इस एमिटर के पास और कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, लेकिन एनर्जी तो एज इट इज रहेगी। समझ लो इस चीज़ को। तो इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एम्स का आया हुआ सवाल है कि स्टॉपिंग वोल्टेज जो है, स्टॉपिंग वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अभी लिखवाया भी है वैसे मैंने ये लाइन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। और ये लिख लो वी एस डी प्रोपोर्शनल जीरो, जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो डी की प्रोपोर्शनल जीरो है, उस पर डिपेंड नहीं करता। या ये भी लिख लो आई की प्रोपोर्शनल जीरो, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल करने में बहुत मजा मिलेगा।
आगे बढ़ जाए अब। अच्छा ठीक है, ओके। एक लास्ट बस इसमें स्टॉपिंग वोल्टेज में कॉन्सेप्ट ये बचा है, ये वाला जो मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ। ये स्टॉपिंग वोल्टेज Vs लिखा और यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी, फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। बढ़ेगा। तो एक मुझे तुमने कॉन्सेप्ट सुना होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे क्या हो रहा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होता है ना? यस इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पे। तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा और इसको मैं क्या बोलूंगा, म्यू नॉट बोलूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, क्योंकि वो अरे यार वो तो मिनिमम है ना, उतनी तो फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और अगर मान ले तूने जो फोटोन दी उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो जो स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है वो तो रहेगा ही नहीं। उससे कम कितना भी फ्रीक्वेंसी कर लो स्टॉपिंग वोल्टेज तो नहीं रहेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं हाँ निकला भैया। तो खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चीज क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है लेकिन अगेन प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ में आ रहा है? एक लिख ले, एक लाइन लिख ले यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, एक लाइन लिख ले। सुन सुन सुन, यहाँ पे लाइन क्या बनेगी, यहाँ पे लाइन ये बनेगी कि स्टॉपिंग वोल्टेज जो है, स्टॉपिंग वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल। गॉड सुन मैं क्या लिख रहा हूँ, इट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक ट्रेंड आ गया, एक ट्रेंड मिल गया। अब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता कि फिर स्टॉपिंग वोल्टेज एक टाइम के बाद रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतना स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग वोल्टेज जो है ना वो प्रोपोर्शनल है, लेकिन आगे लिख ले, बट इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है? क्योंकि इधर क्या लग गया, थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट लग गया। अगर ये नहीं होता तो मैं क्या बोलता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, ये वाला y इज प्रोपोर्शनल टू x, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x को 2x करोगे तो y भी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या एक रिलेशन x की पावर, उसका जो करना कर लो। वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है ग्राफ जितनी भी है, ये ओरिजिन से कहाँ स्टार्ट है, इसका तो एक थ्रेशोल्ड का फ्रीक्वेंसी है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझ रहा है तू? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, देख थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है। अगर मान ले मैंने एक फ्रीक्वेंसी दे दी, तूने क्या बोला, तूने बोला कि भैया स्टॉपिंग वोल्टेज जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ेगा, बढ़ाओगे बढ़ेगा बढ़ाओगे बढ़ेगा। मैं कहा अच्छा एक काम करो, मेटल का जो स्टॉपिंग वोल्टेज है ना, मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 500 ले लो, 500 हर्ट्ज, और मैंने दे दिया 100 हर्ट्ज। चलो बताओ होगा कि नहीं होगा स्टॉपिंग वोल्टेज? अरे होगा ही नहीं। तुम्हारे हिसाब से तो कम होना नहीं चाहिए, अगर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो कम होना चाहिए स्टॉपिंग वोल्टेज, है ना। 500 पे कुछ स्टॉपिंग वोल्टेज है, अगर फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया 400 पे ले आया तो स्टॉपिंग वोल्टेज कम होना चाहिए। 300 पे ले आया और कम होना चाहिए, 200 पे ले आया और कम होना चाहिए। बड़ा सा तो है ही नहीं, 500 के नीचे किसी में भी ले आओ स्टॉपिंग वोल्टेज तो हमेशा क्या जीरो है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ भैया समझ गया। डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी तब होती है अगर मान लो यहाँ पे जाने के बाद ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता तो बोलते भैया ये तो एक ट्रेंड को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो दो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। एक सिंगल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तब तो प्रोपोर्शनल कहते हैं कि पिताजी की एज बढ़ रही है तो बेटा का भी एज बढ़ रही है, प्रोपोर्शनल हो गया ये कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? सार्थक, विक्रम, अमित, विक्रम मिश्र और कैफ जो भी है, एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर तुमसे मैं स्टॉपिंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मांगू तो वो क्या आएगा, के मैक्स बाई ई आएगा। और अगर मुझे काइनेटिक, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में अगर तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने बोले तुम हमेशा ई वी एस वाला फॉर्मूला लगाओगे। मेरे से प्रॉमिस करो ये चीज़, प्रॉमिस नंबर 1 कि जब भी तुम्हें काइनेटिक मैक्सिमम, मतलब तुम्हें अगर ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जा रही, कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जाएगी वो निकालना है, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाओगे ई वी एस वाला। मेरे से प्रॉमिस करो। भी आएगा ना फॉर्मूले में? हाँ, काइनेटिक एनर्जी माइनस नेगेटिव भी होती है आएगा। क्या हाँ तो बट स्टॉपिंग वोल्टेज जान के दिखाने के लिए बताया क्योंकि वो नेगेटिव में आंसर आता है वोल्टेज, इसीलिए मैंने बताया माइनस के मैक्स बाई। ठीक है, ठीक है ठीक। कोई उससे वो नहीं है। आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर है ये चीज़? सार्थक का सब क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टॉपिंग वोल्टेज का कॉन्सेप्ट था।
अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो पहला तो लाइन ये लिख लो, इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, तुमने लाइट का क्या गिराया? तुमने गिराया फोटोन। जैसे ही फोटोन गिरा, अपना एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो गए? निकल गए। समझ में आ रहा है क्या? तो जो टाइम लैग हुआ फोटोन का इंसिडेंट और इलेक्ट्रॉन का एमिशन, वो बहुत कम होता है, बहुत कम, 10⁻⁹ सेकेंड होता है। जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होता है वैसे का वैसे हाथों हाथ क्या इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर फेंका जाता है। अगर नहीं फेंका जाता तो क्या होता? कोई दूसरा फोटोन भी स्ट्राइक कर सकता था उसी इलेक्ट्रॉन पे। मानते हो कि नहीं मानते हो इस चीज़ को? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। और मे बी ये भी एक रीज़न है कि एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन से बातचीत नहीं करता। वो एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से एनर्जी लेगा और निकल जाएगा। उसीलिए मैंने बोला ना 1-to-1 इंटरेक्शन। एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, या एक फोटोन, देखो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही मिलेगा, या एक इलेक्ट्रॉन, उल्टा कह दो, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से ही एनर्जी लेगा। ऐसा नहीं कि दो फोटोन आ गए दोनों से एनर्जी ले लिया। सार्थक की गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं कि वो सार्थक से भी शादी कर ली और उसके भाई से भी शादी कर ली। ठीक है, समझ रहे हो? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। जैसे ही एनर्जी आता है वैसे ही हाथों हाथ क्या है? निकल जाता है। ठीक है इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़े। अच्छा, तो आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक, अब बहुत गौर से सुनना आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट क्या था। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला। आइंस्टाइन का क्या एक्सप्लेनेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके? आइंस्टाइन ने ये बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे मेन रीजन इसीलिए है बिकॉज इस केस में लाइट जो होता है वो अपना पार्टिकल नेचर को शो करता है। लाइट शोज पार्टिकल नेचर। आइंस्टाइन ने ये बोला था। इसका मतलब मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्लास में बता दिया, पार्टिकल नेचर को बुलेट की तरह मानना है। आइंस्टाइन ने बोला कि अगर आप इसको वेव की तरह मान लोगे तो क्या होगा? जैसे वेव जा रही होती है तो हर जगह क्या करती है? अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये फोटोन में जब पास कर रहा होगा तो एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सबको क्या कर देता? एनर्जी दे देता। सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं। समझ, जब सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं तो मेटल से तो क्या होता है? कभी तुम्हें करंट मिलती और कभी तुम्हें करंट नहीं मिलती, बट ऐसा होता ही नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसीलिए लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, वेव नेचर शो नहीं करता है। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये? हाँ भैया। एक और चीज़ इसमें ये है कि हाँ, ये उन्होंने बताया आइंस्टाइन ने कि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। 1-to इसमें आइंस्टाइन ने बोला कि 1-to-1 इंटरेक्शन। 1-to-1 इंटरेक्शन को अगर मुझे और अच्छे से लिखना पड़े, 1-to-1 इंटरेक्शन में ये लिख लें, अगर मैं लिखूँ तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन not only emission but इसको बाद में लिखूंगा। एक बार एक काम करता हूँ, पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चन दूंगा आज। हाँ, आइंस्टाइन का क्या एक्सप्लेनेशन था? पहले एक एक करके पॉइंट समझा देता हूँ। सबसे पहला ये तो समझ में आ गया कि लाइट का पार्टिकल नेचर को बताया था, वेव नेचर को आइंस्टाइन ने नहीं बताया था। एक और चीज़ आइंस्टाइन ने ये बताई थी कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है बाय द सरफेस इज नॉट कंटिन्यूअस। लिख लेता हूँ, लिख लो तुम एक साथ समझा दो, पहले लिख लो। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस is not continuous. Absorption takes place in the form of energy packets and energy of each packet is h mu। ठीक है, बहुत जल्द समझ में आएगा और एक से क्वेश्चन कराऊंगा अभी। नंबर सेकंड, इतना पहला ये पॉइंट लिख लो। और क्या?
h mu is more than 5, electron should come out instantaneously. नंबर तीसरा, if h mu is less than 5, then electron will not come out. It means there must be a threshold frequency. चौथा पॉइंट, one electron can interact with only one photon. जब ये लिख लोगे ना, थम्स अप कर देना मेरे को। ये एच म्यू ग्रेटर देन के बाद क्या 5 लिखे 5 5 5 5 5? समझ में आएगा एकदम आराम से। और आज हम लोग इक्वेशन देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बहुत प्यार से समझेंगे। हो गया? सार्थक, विक्रम, अमित विक्रम और सो गए क्या तुम लोग? क्या लिखो पहले, इसको समझाऊंगा आराम से। तुम ऐसा सोचो तो सही कि आइंस्टाइन ने ऐसा क्या बोल दिया कि उसको नोबेल प्राइज मिल गया? कुछ तो बेचारा ने किया ही होगा। मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे कि फालतू में नोबेल प्राइज दे दिया आइंस्टाइन ने। तो जो लिख लिया वो थम्स अप कर दें कृपया। हा 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 हा। सबका हो गया? अरे इतना भी नहीं था यार लिखने का इसमें। हो गया? ओए सार्थक, विक्रम विक्रम विक्रम, हाँ 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 हाँ। सार्थक कहाँ है? सो गया क्या ये? अरे आज तो मज़ा आने वाला है। अभी अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है मज़ा? मज़ा तो अब आएगा। सार्थक सो गया लग रहा है। कैफ नोट कर दो, हाय हेलो कुछ तो बोल दो। कैफ, अमित, अमित विक्रम, सार्थक कुमार हैज रेज्ड हैंड। हाँ बोलो। हो गया? अच्छा। और ये क्या नाम है? अमित विक्रम और कैफ। कैफ का हो गया। अमित विक्रम, ये सो गया क्या? अमित विक्रम कौन है ये? अमित विक्रम उठाओ साले को। अबे हमें और छोड़ो, वो बंद कर दिया है लग रहा है। चलो देखो, सब पेन कॉपी छोड़ दो, मेरी तरफ देखो खाली। एक बार मैं इसको प्रेजेंट करना बंद कर देता हूँ।
मेरी तरफ देखना, ठीक है, गौर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आइंस्टाइन ने क्या बताया था। आइंस्टाइन ने ये बताया था कि जो फोटोन है वो वेव नेचर को फॉलो नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रॉन नेचर को फॉलो कर, वो पार्टिकल नेचर को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर फोटोन वेव नेचर को फॉलो करता तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देता। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मेटल से बाहर आ जाते हैं, तो एक बार में जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, बाद में फोटो इलेक्ट्रिक होता ही नहीं। सब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे तो सबके सब क्या करंट दे रहे और बाद में दे ही नहीं रहे, तो ये चीज़ नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल है वो मेटल कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा एनर्जी का। ऐसा नहीं कि सरफेस पे आओ मेरे को पूरा है ना इल्यूमिनेट कर दो, मेरे पूरे चेहरे पे तुम रोशनी डाल दो, नहीं, भले ही रोशनी मेरे चेहरे पे डाल दो बट मेरा हर एक जो पार्टिकल है, जो सरफेस का जो पॉइंट है, वो क्या करेगा, फोटोन को लेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। कंटिन्यूअस नहीं लेगा, अगर कंटिन्यूअस एनर्जी लेता तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर निकल गए होते। समझ में आ रहा है? तो जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है ना, एनर्जी एब्जॉर्प्शन वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो एनर्जी पैकेट है उसका एनर्जी कितना आएगा, एच म्यू आएगा, सबको मालूम है। आइंस्टाइन ने ये भी बोला जो फोटोन जो हम डाल रहे हैं इस मेटल पे, अगर उसका एनर्जी यानी अगर एच म्यू अगर मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियसली बाहर निकल जाएगा। समझ रहा है, बिना कोई टाइम लैग के। और अगर मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ अगर वो कम हुआ वर्क फंक्शन के, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी से कॉन्सेप्ट क्या आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, वो ये कहता है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिसके बाद ही क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट सारा? एक और पॉइंट इसमें ये समझना है, एक और पॉइंट जो मैं 1-to-1 इंटरेक्शन बार बार तुम लोगों को कह रहा हूँ, आज इसको देख ही लेते हैं और एम्स का एक क्वेश्चन भी करेंगे। ये अमित विक्रम मिश्रा को उठाओ यार, इसको नींद आ गया है क्या? देखो तुम्हारे सामने मैं ये मैच बॉक्स समझते हो, माचिस का डब्बा, माचिस का डिब्बा ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने मैंने ये 2 रेड बल्ब रख दिया। ये दोनों रेड बल्ब जो मैंने रखा और दोनों की एनर्जी मैंने लिख दी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी भी एनर्जी मैंने लिख दी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको फ़ोन करो अमित विक्रम मिश्रा को, ये काम तो ना करे, जब क्लास में करना तो एटलीस्ट एग्जिट कर दे, ठीक है। जो वर्क फंक्शन है वो मेटल का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल फॉर्म में देखा जाए तो। ये जो मैंने मेटल जो मैंने, 2 मिनट रुकिए, मुझको फोन कर लेते हैं। हाँ 2 मिनट रुकिए, मुझको फोन कर लेते हैं। ये यहाँ पर क्या बोले, रेड बल्ब रखे हैं और 2 रेड बल्ब रखा है बस, और हर एक रेड बल्ब की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेटल की वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा हाँ। बोलो, अब स्टार्ट करिए। नहीं आएगा तो वो गया क्या, क्या वो उसको? नहीं नहीं, है अच्छा बोल ठीक है, रहे हैं, नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखो क्या है, मैंने तुम्हारे सामने क्या रखा, ये मेटल रखा, क्या रखा, ये मेटल रखा, ये मेटल सरफेस मैंने 3 डायमेंशनल तुम्हारे सामने बना दिया। इस मेटल सरफेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने ये एक पॉइंट बना दिया मैंने इलेक्ट्रॉन का, देखो डॉट मैंने बनाया जो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल सरफेस जो है 1 मीटर स्क्वायर मेटल सरफेस पे जो होता है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 10⁻20, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है मेटल के सर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, ठीक है। तो मुझे बताओ एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने का प्रोबेबिलिटी क्या है,
ये एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करे, इस पॉइंट को स्ट्राइक करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10⁻20। एक फोटोन का स्ट्राइक जो करेगा एक इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी 1, ये तो पता है ना इतना, एक चीज को यही प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, ठीक है, एक तरीके से, यानी 10⁻⁻20। देखो कितना खराब बात है कि एक फोटोन को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी 10⁻⁻20 है। तो मुझे बताओ कि सेम इलेक्ट्रॉन के पास एक दूसरा फोटोन चला जाए, यानी सेम पॉइंट के पास दो फोटोन चले जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/10⁻20 इंटू 1/10⁻20, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 10⁻⁻40, यानी दो फोटोन एक सिंगल पॉइंट पे आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो और ज्यादा कम हो गई। मतलब कोई बिलियन साल में तुमको जाके ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि दो फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है। मतलब आज एक इकट्ठा हुआ और बिलियन साल बाद कुछ और होगा तो होगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल गया होगा। समझ रहे हो इस चीज को? अच्छा मुझे बताओ, क्या ये मेटल है, इसकी वर्क फंक्शन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर मैं सिंगल फोटोन डाल रहा हूँ, सिंगल लाइट डाल रहा हूँ, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। एक और बात, तुम्हारे मन में एक और ऑप्शन आता है, ठीक है मैं 2 लाइट को डाल दूंगा, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तब क्या इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि दोनों कंबाइंड होकर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट तो दिखाई नहीं रहा है, दोनों तो मिल ही नहीं रहा सेम पॉइंट पे, ताकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे। समझ रहे हो मेरी बात? यही कॉन्सेप्ट मैं पहले फर्स्ट क्लास से एक्सप्लेन करते आ रहा था। मैं कह रहा था बार बार कि दो फोटोन जो है भले ही 5-5 जूल का है, लेकिन सबकी कैपेसिटी है। वो बोलती है कि मुझे 2 से मतलब नहीं है। मैंने सार्थक की गर्लफ्रेंड का एग्जांपल देके बताया था कि सार्थक की गर्लफ्रेंड बोलती है मुझे तो सिर्फ सार्थक से ही प्यार मोहब्बत है। सार्थक तुम दे पा रहे हो तो दे पा रहे हो 10 लाख, तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे थोड़ी, तुम्हारे पास 5 लाख, तुमसे 5 लाख ले लूँगा, तुम्हारे भाई से 5 लाख रुपये ले लूँगी, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को? आज फाइनली क्लियर हुआ। तो एक से ज़्यादा फोटोन 1 मिलियन बिलियन ईयर्स में ही एब्जॉर्ब करेगा, तो मल्टीपल एब्जॉर्प्शन अलाउ नहीं है। क्या अलाउ नहीं है? यानी देखो एक फोटोन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक कर रहा है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक सिंगल फोटोन से एनर्जी ले रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एम यानी मल्टीपल एब्जॉर्प्शन इज नॉट अलाउड, मल्टीपल एब्जॉर्प्शन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। एम्स का क्वेश्चन आया, एम्स का एजर्शन रीजन। एजर्शन ये रहा कि इफ एच म्यू इज लेस देन 5 देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट, ये एजर्शन है। रीजन क्या दिया एम्स में? 1 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 1 फोटोन। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? मतलब क्या, मतलब तुम्हें पता है एजर्शन रीजन का पैटर्न पता है ना क्या होता है? एक एजर्शन होता है, एक रीजन होता है। एम्स वाले ये कहते हैं कि एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस एजर्शन का। सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि एजर्शन राइट है, रीजन जो है वो भी राइट है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि एजर्शन राइट है लेकिन रीजन गलत है, और चौथा ऑप्शन है कि एजर्शन ही रॉन्ग है। ये होता है एजर्शन रीजन एम्स का क्वेश्चन, जो तुम्हारा नीट में भी आता है आज का एजर्शन रीजन। ये थर्ड वाला होगा इसका आंसर क्या? ना 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 ना, सोच के बताओ आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एम्स का ये, और ये मेरे बिना बताए बिना तुम सॉल्व भी नहीं कर पाते। एम्स का इतना बढ़िया क्वेश्चन है, अभी भी नहीं कर पा रहे हो, खैर वो तो। अच्छा मुझे बताओ एजर्शन सही है कि नहीं है? हाँ दर्शन सही तो है। इसका मतलब डी ऑप्शन तो नहीं है, यानी इस तीनों में से कोई एक है। अच्छा ये देखो, 1 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 1 फोटोन, क्या ये भी सही है? हाँ ये भी सही है। तो ये सी तो गलत, क्योंकि रीजन तो सही है ना, तो रीजन कहाँ गलत है? रीजन तो सही है, ठीक है। अब इस दोनों में देखना है। अब देखो एच म्यू, अगर तुम जो फोटोन दे रहे हो उसकी एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से कम है और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक से ज्यादा फोटोन को अगर एब्जॉर्ब कर लेता, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता? क्या निकल पाता ना, भले ही वर्क फंक्शन से कम एनर्जी दे रहे हैं। मतलब देखो ये सेम एग्जांपल, हम 2-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, वर्क फंक्शन से कम है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन से इंटरेक्ट करता तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता? हाँ बिल्कुल निकल पाता। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, अगर वर्क फंक्शन से कम दे रहे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा, इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं निकल पा रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक से ज्यादा फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर वो एक से ज्यादा फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता तब इलेक्ट्रॉन निकल जाता। समझ लो ये क्वेश्चन, ये एजर्शन और रीजन, तो रीजन भी तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए वो दोनों को क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं शो करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया समझ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1-1 इंट्रैक्शन। एम्स का क्वेश्चन था ये, 1-1 इंट्रैक्शन।
ठीक है। चलो, तुम्हारे सामने मैंने ये मेटल ले लिया। आज हम लोग फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन देख रहे हैं इतना 4 क्लास हो जाने के बाद। इस मेटल के ऊपर में मैंने क्या किया, इस एनर्जी सोर्स से मैंने रेडिएशन को इस मेटल के सरफेस पर डाला। मेटल के सरफेस से जैसे ही मैंने रेडिएशन डाला तो क्या होगा, ये जो मेटल होगा वो मेटल क्या करेगा, अपना बॉन्ड को तोड़ेगा। वो जिसका जो मेटल का जो एटम होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, अपना बॉन्ड को तोड़ेगा और कुछ एनर्जी जो होगा वहाँ पे खर्चा हो जाएगा। याद रखना, यहाँ पे हम कोई वगैरह लॉस नहीं ले रहे, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। अरे मानता है कि नहीं मानता, कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन। और ये जो एनर्जी यहाँ पे खर्चा करेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तुमने एनर्जी क्या दी, एच म्यू। एच म्यू दी, इसका मतलब क्या है, एक सिंगल फोटोन तो इंटरेक्ट कर रहा है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से। तो जो इनिशियल एनर्जी है मैं ये लिख सकता हूँ क्या, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, इधर एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ कि जितना एनर्जी आया उसमें से कुछ वर्क फंक्शन में गया और कुछ सारा बाकी का इलेक्ट्रॉन अपने काइनेटिक एनर्जी को लेके निकल गया। बाकी कोई भी लॉस नहीं हुआ, हीट में लॉस नहीं हुआ, साउंड में लॉस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो जितना भी मैंने एनर्जी दिया, यानी एक फोटोन का जो मैंने एनर्जी दिया वो किस में लग गया, फाई प्लस थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी, उस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब देयर इज नो थर्मल लॉस एंड एनीथिंग। तो जितना मैं एनर्जी दे रहा हूँ एच म्यू, वो क्या हो जाएगा, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा, सोच के बता। जो मैंने एच म्यू दिया वो कुछ 5 में कन्वर्ट हो गया, बाकी सब काइनेटिक एनर्जी से निकल गया। क्या ये सही लिख सकता हूँ मैं? हाँ। अच्छा मुझे बता कि मैक्स, ये चीज़ मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, एच म्यू इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। क्यों लिखा, समझ ले चीज़, अगर नहीं समझ में आता है तो अभी समझ ले एक और तरीके से। देख, मैंने ये कहा कि तेरे सामने मैंने ये प्लेट लिया, ठीक है। ये प्लेट क्या करता है ना, एनर्जी को इसको लगता है ताकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, मतलब बॉन्ड तोड़ सके ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा सके। तूने कितना एनर्जी दिया, तूने दिया, इस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्स काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, फोटोन की एनर्जी माइनस जो वो एनर्जी मेटल खुद खा जाए, यार अच्छा उठा, ये कॉन्सेप्ट छोड़ दे, ये तू कॉन्सेप्ट मत कर, तू इसी से समझ ले, इसी समझ में आ जाएगा। तूने कितनी एनर्जी दी बता दो मेरे को, एच म्यू दिया एनर्जी, और वो एच म्यू एनर्जी जो तूने दी वो क्या हो जाएगा, एक बार यही क्वेश्चन को वापस लिख ले, 5 प्लस थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या अब मुझे सार्थक समझाएगा इस इक्वेशन का मतलब क्या है, एक बार वापस लिख रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को, सार्थक बता मुझे इसका मतलब क्या है इक्वेशन का। ओए सार्थक, ओए सार्थक, हाँ भैया क्या? ये इक्वेशन हाँ का हाँ मतलब भैया बता। ठीक है। आ, इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 से एच नहीं म्यू नहीं, नॉट मैं के उसको बीच छोड़ में दे, होती है। काइनेटिक एनर्जी को छोड़ दे, ये इक्वेशन का मतलब बता, वो मैक्सिमम मिनिमम को भूल जाए एक बार। सो गया था क्या? हाँ भैया थोड़ा सा सो गए थे, अरे नींद आ रही यार, ठीक है चलो एक बार खाली 2 मिनट का अरे यार अच्छे से समझ, हाँ कल लड़के से अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या है, फोटोन आ रही है एच म्यू एनर्जी को लेके आ रही है। ये मेटल में क्या होगा, मेटल में कुछ एनर्जी खा जाएगा मेटल, और इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड तोड़ रहा होगा तो बाकी जगह भी तो मेटल क्या कर रहा होगा, अपना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा, लाइक थर्मल एनर्जी बनाने में, साउंड एनर्जी बनाने में। अगर मैं ये जितना भी एनर्जी है उन सबको मिनिमम कर दूं, अगर ये जो मेटल है ये सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क फंक्शन को दे रहा है और बाकी का सारा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये क्या अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाँ काइनेटिक भैया एनर्जी से इसलिए निकलेगा क्योंकि इसने जितना भी अपना लॉसेस था उन सबको मिनिमाइज कर दिया, थर्मल लॉस, साउंड एनर्जी लॉस, या जो भी लॉस मान लो इस मेटल का,
वो सब क्या हो गया, मिनिमम हो गया। जितने भी अपने खर्चे थे उन सबको इसने क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया। इसकी वजह से जितना भी मैंने फोटोन को एनर्जी दिया वो सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क फंक्शन को जितना रिक्वायर्ड था उतना दिया, और बाकी का सारे जितना भी था इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लेकर निकल गया। यही होता है देखा जाए तो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रखते हैं। अगर वो थर्मल लॉस में चला जाता या कुछ साउंड एनर्जी में चला जाता तब इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थोड़ी निकलता। समझ रहे हो इस चीज़ को कि नहीं समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हैं। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल फोटोन की, तो इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन ये बना जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आई, क्या लिख सकता हूँ मैं, एच म्यू माइनस फाइव लिख सकता हूँ, एच म्यू माइनस फाइव, रट लो यही इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाइव। अच्छा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कुछ देर पहले क्या लिखा था, कुछ याद है? हाँ इन्वायरमेंटल साइंस। बहुत बढ़िया, ध्यान दे रहा तुम, वेरी गुड। एच म्यू माइनस फाइव, ई वी एस इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बता, अगर मैं वी एस को ई को हटा दूँ तो एच म्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई हो जाएगा। देख ले, ई को यहाँ ले आया, हाँ ठीक है। तो ये थीटा क्या है, ये एनर्जी लॉस इन कंजर्वेशन है, वैसे एनर्जी लॉस इन कोलिजन। थीटा क्या है, थीटा है एनर्जी लॉस इन कोलिजन। अगर उसको मैंने मिनिमम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल जाएगी। क्लियर है ये इक्वेशन, यही है फोटो इलेक्ट्रिक का, सारे सवाल इसी इक्वेशन से बनेंगे, ठीक है। अरे तुम लोग को नींद आ रहा है क्या? हाँ भैया। तो 5 मिनट का कर ले, बस 5 मिनट में ख़त्म करें फिर। हाँ भैया। चलो ठीक है, इक्वेशन समझ में आ गया ये वाला जो था, ई वी एस इक्वल टू एच यू माइनस फाइव और वी एस इक्वल टू एच यू बाई ई, ठीक है। तो अच्छा अगर मैं तेरे सामने ये इक्वेशन लिख रहा हूँ और मैं ग्राफ बना रहा हूँ तेरे सामने फ्रीक्वेंसी का और वी एस का, वी एस और फ्रीक्वेंसी का, तो वी एस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहा हूँ। देख वी एस क्या हो गया, वाई हो गया, और म्यू क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये वाई इक्वल टू क्या, एम एक्स माइनस सी नहीं लग रहा तुझे? हाँ भैया। तो एम क्या हो स्ट्रेट लाइन जाएगा, आएगा ना। एम क्या हो जाएगा, एम एच बाई ई, एच बाई ई। हाँ। सी क्या हो जाएगा, सी बता, माइनस फाइव बाई ई, एम एक्स ये प्लस सी थीटा कर दिया बाई। मैंने, एम एक्स प्लस सी कर दिया। तो सी क्या हो जाएगा, थीटा नहीं है, फाइव बाई ई है। फाइव क्या है, वर्क फंक्शन है, हाँ फाइव बाई। ठीक है। तो माइनस फाइव बाई ई हो जाएगा सी। तो इंटरसेप्ट क्या, ये इंटरसेप्ट ही तो है वाई। देख अरे बाबू, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनाता है, इस तरीके से बनाता है, नहीं गलत। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इधर से बनाता है, ये क्या होता है, सी होता है, और ये स्लोप एम होता है। पता है ना ये मैथमेटिक्स, नहीं पता? तभी ना वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये बनेगा। अगर मैं ये सी पॉजिटिव है, अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो क्या ग्राफ बन जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी को ग्राफ ऐसे बन जाता है, देख ऐसे। ये सी देख नीचे हो गया माइनस सी, और ये देख ये सी प्लस सी है, ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है माइनस सी, और सेम ग्राफ को मैंने नीचे खाली शिफ्ट कर दिया बस। समझता है ये चीज़, समझता है कि ये भी बताऊं? समझ गए। अच्छा मुझे बता, क्या ये m जो है ये h कांस्टेंट और e कांस्टेंट होता है? h तो प्लैंक कांस्टेंट है, e तो ये फाइव चेंज करता है, लेकिन अलग अलग मेटल का अलग अलग। तो अगर मेरे को, मैं तेरे सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर टू मेटल्स, फॉर टू मेटल्स, दो मेटल तेरे सामने बना रहा हूँ, एक वी एस बना दिया, एक फ्रीक्वेंसी बना दिया। तेरे सामने दो मेटल लिख रहा हूँ, एक मेटल ए है, एक मेटल बी है। ये मेटल, अब हम लोग सवाल है ना कल करेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि आज तुम लोग को नींद आ रहा है। थीटा वन और थीटा टू, एक से एक सवाल आएगा कल, थीटा वन और थीटा टू। मुझे बताओ, क्या ये दो मटेरियल, इसको वोल्ट लिख दे रहा हूँ, इन दो मटेरियल का तुम्हें बताना है वर्क फंक्शन, किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा? बता सकते हो? वर्क फंक्शन बी और ए का बीच का रिलेशन, अगर जागे हुए हो तो।
ये बी ज्यादा होना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं, देखें एक बार क्या है क्या नहीं। तुम्हारे हाँ हाँ सामने ग्राफ बना है, ये थीटा 1 थीटा 2 है, अलग अलग एंगल है, कोई बात नहीं, इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये कुछ होगा और ये कुछ होगा, ये ग्राफ ए का बनेगा, ये ग्राफ बी का बनेगा। ठीक है, ग्राफ ए का जो इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, फाई बाई ई, फाई ए बाई ई। ग्राफ बी का जो इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, फाई बी बाई ई। ठीक है, मुझे बताओ इंटरसेप्ट कौन सा बड़ा है, C1 की C2, सी ए बड़ा है कि सी बी बड़ा है, इंटरसेप्ट सी बी बड़ा है भाई, सी बी इज ग्रेटर देन सी ए, तो फाई बी इज ग्रेटर देन फाई ए नहीं होगा। अगर हाँ समझना एग्जाम्पल से तो देख ले, ये इंटरसेप्ट मान ले कितना दिया हुआ है, वोल्टेज में है, वाई एक्सिस वोल्टेज में है, तो ये मान ले कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुझे 3, ठीक है 3 वोल्ट, और ये दिया हुआ है मान ले 4 वोल्ट, मतलब ये दिया हुआ है 3 वोल्ट और ये पूरा दिया हुआ है 4 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे बता, अगर तुझे -5/E क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -3, और फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहा है इस चीज़ को, और हाँ भैया। 5/E इक्वल टू -4 वोल्ट, तो फाई क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख के बता दे, फाई बी ज़्यादा है, फाई बी इज ग्रेटर देन फाई है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। इंटरसेप्ट देख के बताना यार, यहाँ पे देख, ये क्वेश्चन से मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन से मैंने इंटरसेप्ट देखना बताया है। जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा बड़ा होगा हाँ, वो ज्यादा। ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा। अच्छा मुझे बता, इन दोनों ग्राफ का थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेट करना है, क्या रिलेट कर पाएगा इन दो ग्राफ का थीटा 1 और थीटा 2, क्या ही क्वेश्चन आएगा, थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में रिलेशन। अच्छा ये ग्राफ तो समझ में आ गया ना तुम लोग को, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ऐसा बनता है, देख ऐसा बनता है ग्राफ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉलो कर रहा है, ये दोनों ग्राफ। तो थीटा 1 और थीटा 2 तो बरोबर आएगा यार, क्यों बरोबर होगा, क्योंकि थीटा 1 क्या है, स्लोप है, थीटा 2 भी क्या है, स्लोप है, एम क्या होता है, H/E, वो तो कांस्टेंट ही होता है, तो थीटा 1 और थीटा 2 तो बरोबर ही आएगा दोनों अलग अलग मेटल के लिए। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, खाली मैं अपने आप में ही बोल रहा हूँ। तो ये किसके बीच का इक्वेशन बनाया मैंने, VS और फ्रीक्वेंसी का। क्या मैं फ्रीक्वेंसी की जगह 1/λ लिख सकता हूँ यहाँ पे, VS और 1 हाँ सेम भैया। ही बात है। अच्छा अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी वाला चाहिए, काइनेटिक एनर्जी देखो, इक्वेशन क्या है, नींद में कोई भी उठा के पूछे पता होना चाहिए, K max इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई, ये है फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन, नींद में भी कोई उठा के पूछे तो अगर तुम्हें पूछे एग्जाम में K max और फ्रीक्वेंसी या 1/λ का ग्राफ बताओ, तो क्या बनेगा, यही बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये y है, ये म्यू क्या x है, h क्या हो गया, m हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। तो एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, यही ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा। बाप रे तुम लोग एकदम नींद में लग रहे हो यार। वाई एक्स स्लोप, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इंटरसेप्ट हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तुम लोग को नींद आ रहा है, छोड़ो। हम ये आज का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो जो बच्चे नींद में हैं, जो बच्चे क्लास नहीं कर पाए, आप यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। आज का इतने रहने देते हैं, कल थोड़ा जल्दी क्लास रखेंगे, कल मैं फ्री हूँ, ठीक है। कल तुम लोग ठीक है भैया। 11-12 बजे क्लास कर पाओगे, 12-11 बजे, 12 बजे कल ऑनलाइन ही लूँगा यार। हाँ कल लैब है भैया केमिस्ट्री का। कितना बजे तक खत्म हो जाएगा, आधा घंटा में ख़त्म हो ही जाता है। नहीं भैया, मुझे लगता है 1 बजे स्टार्ट करें, कोई इशू है। ये 2 बजे से क्लास। अच्छा ऐसा क्या,